क्या कोई बेटा अपने सपनों की खातिर उस मकान को बेच देगा जिसकी नींव में उसके बाप के पसीने और पूर्वजों की यादें दफन थी? या फिर वक्त का ऐसा थपेड़ा उसे ये एहसास कराएगा कि छत से टपकता पानी घर की बर्बादी नहीं बल्कि टूटे रिश्तों की चीख थी? पुराने शहर की एक तंग लेकिन शांत गली में एक दो मंजिला मकान था, अवध कुंज। इस मकान के दरवाजे पर पीतल की एक पुरानी नेम प्लेट लगी थी, जिस पर उकेरा गया नाम अब समय की धूल से थोड़ा धुंधला सा हो गया था। इस घर के आंगन में एक विशाल आम का पेड़ था, जो न जाने कितनी पीढ़ियों के सुख दुख का खामोश गवाह रहा था। इसी घर में रहते थे पंडित विश्वनाथ जी, उनका बड़ा बेटा राघव, बहू सुनीता, छोटा बेटा अमित और उनकी बूढ़ी माँ सावित्री देवी। विश्वनाथ जी एक पुराने समय के सिद्धांतवादी इंसान थे। उनके लिए परिवार की मर्यादा, परंपरा और आपस का जुड़ाव ही सब कुछ था। राघव शहर की एक सरकारी बैंक में काम करता था। वह बहुत ही शांत और जिम्मेदार स्वभाव का था। उनकी पत्नी सुनीता घर के सारे काम बहुत सलीके से संभालती थी। छोटा बेटा अमित अभी अभी कॉलेज खत्म करके शहर की एक नई स्टार्टअप कंपनी में नौकरी करने लगा था। अमित की सोच अपने पिता और अपने बड़े भाई से बिल्कुल अलग थी। वह तेजी से आगे बढ़ना चाहता था, शहर की चकाचौंध वाली जिंदगी जीना चाहता था और उसे लगता था कि इस पुराने घर और पुराने रीति रिवाजों में उसकी तरक्की रुक रही है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन समय के साथ साथ विचारों की खाई चौड़ी होने लगी। अमित को अक्सर लगता था कि राघव भैया बहुत दब्बू हैं और पिताजी की हर सही गलत बात को बिना सवाल उठाए मान लेते हैं। एक शाम की बात है, जब पूरा परिवार आंगन में चाय पी रहा था, अमित ने बात छेड़ी। उसने कहा कि वह अपनी नौकरी के सिलसिले में बड़े शहर में शिफ्ट होना चाहता है और वहां एक नया फ्लैट लेना चाहता है। और उसने यह भी सुझाव दिया कि क्यों न वैसे पुराने घर को बेच दें ताकि अच्छा खासा पैसा मिल जाए। यह सुनते ही विश्वनाथ जी का चेहरा उतर गया। उनके लिए केवल ईंट और गारे का मकान नहीं, बल्कि उनके पूर्वजों की निशानी थी। उन्होंने कड़क आवाज में कहा कि जब तक वे जिंदा हैं, इस घर का एक पत्थर भी नहीं बिकेगा। अमित को लगा कि उसके सपनों को दबाया जा रहा है। उसने तर्क दिया कि इस पुरानी हवेली में महीने मरम्मत का खर्च आता है और बारिश में तो छत टपकती है। फिर भी सब पुरानी सोच से चिपके हुए हैं। बात बढ़ते बढ़ते तलख बहस में बदल गई। उस रात घर में किसी ने खाना ठीक से नहीं खाया। अगले ही हफ्ते अमित अपना सामान समेटकर बड़े शहर चला गया। उसके जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दादी सावित्री देवी अक्सर आंगन में बैठकर अमित के बचपन की बातें याद करती रहती थी। राघव और सुनीता पूरा ध्यान रखते कि विश्वनाथ जी का ध्यान बटा रहे, लेकिन पिता का दिल अपने छोटे बेटे की दूरी से अंदर ही अंदर टूट चुका था। महीने बीतते गए, साल बदल गए। अमित अपने नए शहर और नई जिंदगी में व्यस्त हो गया। शुरुआत में वह हर हफ्ते फोन करता था, फिर महीने में एक बार करने लगा और धीरे धीरे फोन सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गए। राघव ने बैंक की जिम्मेदारी के साथ साथ पिता की देखभाल और घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। तभी एक साल बारिश के मौसम में बहुत भयानक आफत आई। शहर में लगातार 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। पुरानी नदियां उफान पर आ गईं और शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। अवध कुंज की छत, जो पहले से कमजोर थी, बारिश के दबाव को सह नहीं पाई और इसके पीछे कमरे का एक हिस्सा ढह गया। भाग्य से उस वक्त कमरे में कोई नहीं था, लेकिन विश्वनाथ जी की तबीयत सदमे और ठंड के कारण अचानक बहुत बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार आ गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। राघव ने तुरंत अमित को फोन मिलाया। अमित उस वक्त शहर में अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में था। जब उसने भैया की घबराई हुई आवाज सुनी और घर की छत गिर गई है, तो उसके हाथ से ग्लास छूट गया। इतने सालों में जो अहम और दूरी का पर्दा उसकी आंखों पर पड़ा था, वह एक पल में ही हट गया। उसे पता आया कि कैसी छत के नीचे बैठकर उसके पिता ने अपने कंधों पर बिठाकर उसे सपने दिखाए थे, कैसे उसके बीमार पड़ने पर माँ रात रात भर जागती थी। अमित ने बिना एक पल गवाए रात में ही गाड़ी निकाली और तेज बारिश के बीच अपने गांव कस्बे की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने
बचपन की पुरानी तस्वीर ही घूमती रही। उसे अपनी बातों पर, अपने अहंकार पर बेहद पछतावा हो रहा था। जब अमित सुबह तड़के अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा कि राघव भैया अस्पताल के गलियारे में एक बेंच पर थके हुए बैठे हैं। उनके कपड़े भीगे हुए थे और चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। अमित को देखते ही राघव खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे छोटे भाई को गले से लगा लिया। उस एक आलिंगन में सालों की शिकायतें और दूरियां बह गईं। अमित कमरे के अंदर गया। विश्वनाथ जी ड्रिप लगाए हुए लेटे हुए थे। अमित ने चुपचाप जाकर उनसे हाथ थाम लिए और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने रूंधे हुए गले से कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत स्वार्थी हो गया था। विश्वनाथ जी ने धीमी सी मुस्कान के साथ उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, घर का कोई हिस्सा गिर जाए तो उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर परिवार का धागा टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तुम वापस आ गए, मेरे लिए यही काफी है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पूरा परिवार फिर से अवध कुंज लौटा। इस बार अमित ने अपने काम से लंबी छुट्टी ली थी। उसने और राघव ने मिलकर घर की मरम्मत का काम शुरू करवाया। इस बार अमित ने खुद राजमिस्त्री और मजदूरों के साथ खड़े होकर छत को मजबूत बनवाया। उसने अपने शहर वाले मकान का विचार हमेशा के लिए त्याग दिया। घर की मरम्मत के साथ साथ दिलों की मरम्मत भी हो चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद जब बारिश थम गई और सुहानी धूप निकली तो पूरा परिवार फिर से उसी आंगन में आम के पेड़ के नीचे बैठा था। दादी सावित्री देवी मुस्कुराते हुए सबको गरम गरम समोसे दे रही थीं। विश्वनाथ जी अखबार पढ़ रहे थे और दोनों भाई मिलकर भविष्य की योजनाएं बना रहे थे। अमित को समझ आ चुका था कि असली इमारतें तरक्की और खुशी बड़ी गाड़ियों या ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ मिलकर एक छत के नीचे हंसने गाने में है। परिवार और रिश्तों का मोल पैसों से बड़ा है। भौतिक सुख सुविधाएं, बड़ा घर या पैसा इंसान को आराम दे सकते हैं, लेकिन सच्चा सुकून और संकट के समय अपनों का साथ ही काम आता है। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।